आप देख रहे हैं दुनिया भर की खबरें। आज है 15 जनवरी 2026 और ये रही आज की सुर्खियां। वेनेजुएला के एक और टैंकर पर अमेरिका ने जमाया कब्जा। इसराइल ने लेबनान में रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स पर किया हमला। ऑस्ट्रेलिया में अचानक आए सैलाब में गाड़ियां बहकर समंदर में पहुंची। ग्रीनलैंड कब्जाने के ट्रंप के ऐलान के बाद यूरोप ने फौजी भेजे। थाईलैंड में लगातार हादसे, एक और क्रेन गिरने से कम 2 लोगों की मौत। गजा में सीजफायर प्लान का फेज 2 हुआ लॉन्च, हमास ने कमेटी को वेलकम किया। और ईरान पर अमेरिका का हमला टलने के ऐलान के बावजूद अलर्ट पर आया जीसी और ईरान। ये थी कुछ हेडलाइंस, इनके अलावा भी कई अहम खबरें। आज़ाद बोल इंडिया में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आदिल खान आज़ाद और ये है स्पेशल प्राइम टाइम शो दुनिया भर की खबरें काफ़ी दिनों के बाद। तो चलिए शुरू करते हैं तफसील से खबरों का ये सिलसिला। अमेरिका ने वेनेजुएला से जुड़े एक और ऑयल टैंकर पर एक और तेल के जहाज पर कब्जा कर लिया है। ये कदम ऐसे वक्त उठाया गया है जब डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात वेनेजुएला की अपोजिशन लीडर मारिया कोरिना मचाडो से होने वाली है। मतलब साफ है, मीटिंग से पहले प्रेशर बढ़ाया जा रहा है और वेनेजुएला को ये सिग्नल दिया जा रहा है कि तेल और ताकत के खेल में अमेरिका अभी पीछे हटने के मूड में नहीं है। सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ स्ट्रेटजिक चाल है या आने वाले किसी नए टकराव की शुरुआत। अगली खबर यह है कि इसराइल ने एक बार फिर लेबनान में सीजफायर की खिलाफ वर्जी की है। बीका वैली के सोहमोर इलाके में इसराइली वॉरप्लेन्स ने रिहायशी आबादी को निशाना बनाते हुए रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स पर बमबारी की। सामने आए फुटेज में साफ दिखता है कि हमला सीधे घरों पर हुआ और कुछ ही सेकंड में पूरा इलाका धुएं और मलबे में तब्दील हो गया। यह हमला ऐसे वक्त किया गया जब सीजफायर का दावा किया जा रहा है, लेकिन जमीन पर उसकी कोई भी झलक नजर नहीं आ रही। सवाल अब यह है कि अगर रिहायशी इलाके भी महफूज नहीं हैं, तो फिर सीजफायर का मतलब आखिर बचा ही क्या है। ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया स्टेट में अचानक आए सैलाब ने पूरा इलाका हिला कर रख दिया है। वाय दरिया के आसपास पानी का सैलाब इतना तेज था कि कई कारें बहती हुई सीधे समंदर में जा गिरी। लॉन, वाय नदी, सेपरेशन क्रीक और कम्बरलैंड दरिया में हालात बेकाबू हो गए और तेज बहाव ने सड़कों को तोड़कर इलाकों को 2 हिस्सों में बांट दिया। ग्रेट ओशन रोड पर फंसे सैकड़ों छुट्टी मनाने आए लोगों को निकालने के लिए बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना पड़ा। छतों से लोगों को उतारना पड़ा। कई फैमिलीज पानी में घिरी रह गई। लॉन के राहत सेंटर में पहले 2 घंटों में ही 200 से ज्यादा लोग पहुंचे। रात भर और लोगों के पहुंचने की उम्मीद है। सवाल यही है कि अचानक आई इस बाढ़ का असली नुकसान अभी और कितना सामने आना बाकी है। बढ़ते हैं आगे। डोनाल्ड ट्रंप के ग्रीनलैंड को कब्जाने के ऐलान ने यूरोप और अमेरिका के रिश्तों में सीधी दरार डाल दी है। अमेरिका और ग्रीनलैंड के बीच बढ़ती तानातनी के बीच अब डेनमार्क ने मिलिट्री मूवमेंट शुरू कर दी है और यूरोपियन फौजें ग्रीनलैंड पहुंचने लगी हैं। फ्रांस, जर्मनी और दूसरे यूरोपियन मुल्कों के फौजी आर्कटिक आइलैंड की सिक्योरिटी मजबूत करने के लिए जमीन पर उतारे जा रहे हैं। नाम आर्कटिक आइलैंड के मजबूती का है, जबकि ये सब वहां ग्रीनलैंड की हिफाजत डोनाल्ड ट्रंप और उनकी लालची नजर से करने जा रहे हैं। फ्रांस ने 15 और जर्मनी ने 13 सोल्जर्स भेज दिए हैं, जबकि नॉर्वे और स्वीडन भी इस ऑपरेशन में अपने फौजियों के साथ शामिल हो रहे हैं। हाल ही में हुई बातचीत में ये बात खुलकर सामने आई कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन और यूरोपियन अलायंस के बीच ग्रीनलैंड के फ्यूचर को लेकर बुनियादी इख्तलाफ हैं। यानी बात सिर्फ डिप्लोमेसी पर नहीं अटकी, बल्कि अब फौजी मौजूदगी तक पहुंच गई है। ये नाटो के बीच 2 फाड़ होना है, जो हम 4-5 दिन से आपको बता रहे हैं। जमीन पर सीन ये है कि यूरोप ट्रंप के इरादों को हल्के में लेने के मूड में नहीं है और ग्रीनलैंड अब सिर्फ एक बर्फ का टुकड़ा नहीं, बल्कि बड़ी ताकतों के बीच, बड़ी पावर्स के बीच नई खींचतान का मैदान बन चुका है। सवाल यही है कि क्या ये टकराव यहीं थमेगा या आर्कटिक रीजन पावर की एक बड़ी लड़ाई की तरफ बढ़ रहा है। थाईलैंड में हादसों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। पैसेंजर ट्रेन पर क्रेन गिरने के इंसिडेंट के बाद सिर्फ 1 दिन बाद अब एक और क्रेन सड़क पर ढह गई। इस दूसरे हादसे में कम से कम 2 लोगों की जान जाने की खबर है। चश्मदीदों के मुताबिक क्रेन अचानक गिरी और सड़क पर मौजूद लोगों को संभलने का मौका तक नहीं मिला। लगातार हो रहे इन हादसों ने थाईलैंड में सेफ्टी के इंतजामों पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर ये जानलेवा लापरवाही कब रुकेगी। यूक्रेन की जंग में एक और बड़ा झटका सामने आया है। रूस ने यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव में
एक बड़े एनर्जी प्लांट को तबाह कर दिया है। शहर के मेयर के मुताबिक इस हमले के बाद पूरे इलाके में अंधेरा और सर्दी और गहरी हो गई है। यह हमला मॉस्को की उसी विंटर एयर मुहिम का हिस्सा बताया जा रहा है जिसने पहले ही लाखों यूक्रेनियों को बिजली और हीटिंग से महरूम कर दिया है। रूस लगातार पावर ग्रिड और एनर्जी फैसिलिटीज को निशाना बना रहा है, वहीं जमीन पर भी दबाव बढ़ाया जा रहा है। हालात ऐसे हैं कि यूक्रेन इस वक्त बैकफुट पर जाता दिख रहा है। ऊपर से अमेरिका की तरफ से पीस डील यानी अमन की डील को लेकर अलग दबाव बना हुआ है। यानी जंग सिर्फ मोर्चे पर नहीं, बिजली, सर्दी और जिंदगी की बुनियादी जरूरतों पर भी लड़ी जा रही है। अब बात गजा की। गजा के लिए एक बड़ी अच्छी खबर सामने आई है। अमेरिका ने गजा की जंग खत्म करने वाले अपने प्लान का फेज 2 लॉन्च कर दिया है और इसके साथ ही पोस्ट वॉर गजा के लिए एक फलस्तीनी टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट का ऐलान भी हो गया है। ट्रंप के स्पेशल एनवॉय स्टीव विटकॉफ ने कहा है कि अब सीज फायर से आगे बढ़ते हुए गजा को डीमिलिटराइज करने, नई सिविल गवर्नेंस खड़ी करने और रिकंस्ट्रक्शन करने की तरफ बढ़ा जा रहा है। यानी कि हमास से हथियार लेने हैं, एक नई हुकूमत बनानी है और गजा की तामीर वापस शुरू करनी है। यानी प्लान साफ है, लड़ाई रोककर गजा को दोबारा खड़ा करना। इसी फेज के तहत 15 से 18 लोगों की एक फलस्तीनी टेक्नोक्रेटिक कमेटी बनाई जा रही है जो जंग के मुकम्मल खत्म होने के बाद गजा को चलाएगी, गजा का निज़ाम संभालेगी। खास बात यह है कि इस कमेटी में शामिल लोग गजा के ही रहने वाले होंगे, लेकिन उनका ताल्लुक हमास या किसी और रेजिस्टेंस मूवमेंट से नहीं होगा। इसी सिलसिले में एक और खबर है। हमास ने कहा है कि गजा में टेक्नोक्रेटिक कमेटी बनाना सीज फायर को मजबूत करने के लिए बहुत अहम है। जुमेरात को एक सीनियर हमास नेता ने इसका वेलकम करते हुए कहा कि ये कमेटी लड़ाई को दोबारा शुरू होने से रोकेगी और हालात को कंट्रोल में रखेगी। मिस्र, जो इसराइल और हमास के बीच सीज फायर बातचीत का इनडायरेक्ट मीडिएटर है, उसने 15 मेंबर वाली फिलिस्तीनी टेक्नोक्रेटिक कमेटी बनाने का ऐलान किया। ये कमेटी बोर्ड ऑफ पीस के तहत काम करेगी, जिसके चेयरमैन खुद अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप होंगे, बोर्ड ऑफ पीस के। हमास के सीनियर नेता बासिम नईम ने ये कहा है कि कमेटी बनाना सही डायरेक्शन में एक बड़ा कदम है। मतलब साफ है दोस्तों, गजा में फिलहाल लड़ाई रोकने और सीज फायर को टिकाए रखने के लिए अब सिर्फ फाइटिंग ही नहीं, एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप भी इस्तेमाल हो रहा है। सवाल यह है कि क्या ये कमेटी सच में अमन को बचा पाएगी या बस कुछ वक्त के लिए एक झूठी ठंडक देगी। और दो सवाल छोटे छोटे ये भी हैं। दूसरे प्लान के तहत रफा बॉर्डर पूरी तरीके से खुलना था, क्या वो खुलेगा? दूसरा सवाल, दूसरे फेज के तहत इसराइल की फौज को बड़े लेवल पर गजा से निकलना था, क्या वो निकलेगी? हम देखेंगे। ईरान से जुड़ी कुछ खबरें हम यहां लिए लेते हैं, लेकिन उससे पहले एक बात साफ किए देते हैं। जंग के माहौल में हर तरह की खबर हर वक्त आती है, लेकिन हमारे कुछ मासूम दोस्त इस बात को समझते नहीं, बल्कि कौम के लोग नहीं समझते। आपने तो कहा था कि एक स्ट्राइक ग्रुप आ रहा है अमेरिका के जंगी जहाज़ों का, फिर उसके बाद आपने वीडियो डाल दिया कि हमला नहीं होगा ईरान पर। भैया, आदिल खान नहीं कह रहा, खबर कह रही है कि आ रहा है ग्रुप। खबर कह रही है कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हम हमला नहीं करना चाहते, पैगाम ईरान तक पहुंचा दिया। अब जो खबर बाद में आएगी उसे बाद में देंगे, या हम पर वही नाजिल हो रही कि हम पहले दे देंगे। फिर आते हैं लोग, ये तो हमने कल देख ली थी। अब पता नहीं ये अखबार बेवकूफ़ हैं या आप हैं कि ब्रेकिंग न्यूज़ ये दे रहे हैं कि अभी ब्रेक हुई है। मैं फिर वही कह रहा हूँ, कुछ लोग हैं, 1-8% हैं, जो ये भूल जाते हैं कि खबर क्या होती है, अपडेट्स क्या होती हैं, न्यूज़ का मतलब क्या होता है। खैर, टेंशन हाई है ईरान में अब भी, बावजूद इसके कि डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि हमला हम नहीं करेंगे। ईरान ने अपना अल जज़ीरा की अपडेट है, लाइव चल रही है ये रात में 10 बजे के बाद भी। तेहरान ने अपना एयर स्पेस खोल दिया है, बावजूद इसके टेंशन हाई है अभी भी। और ये कहा जा रहा है कि IRGC पूरी तैयारी के साथ अब भी पेट्रोलिंग कर रही है। मिसाइल, तमंचे जो भी उनके पास हैं, तमंचे तो क्या, उनके पास हथियार जो भी हैं, कहना तो नहीं चाहिए, वो सब तैयार रखें। इसके अलावा एक खबर ये है कि ईरान के डिफेंस मिनिस्टर ने एक वीडियो में ये कहा कि एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है अथॉरिटीज़ की तरफ से, जिसको $6000 मिले थे ईरान में कत्लो गारत करने के लिए, लोगों को मारने के लिए। अब ये $6000 ईरान के लोगों को कौन दे रहा है, जिस ईरान में पैसे की तंगी की वजह से, इकोनॉमी गिरने की वजह से ही प्रोटेस्ट शुरू हुए थे। तो ये प्रोटेस्ट क्यों शुरू हुए थे,
اس طرف ہمیں ضرور سوچنا ہوگا۔ ہاں ایک اور چیز ہے کینیڈا کے اعتبار سے، کینیڈا کی جو ایک شخص ہے وہ ایران کی اتھارٹیز کے ہاتھ مارا گیا ہے، یہ کہنا ہے کینیڈا کی حکومت کا کہ وہ شخص کینیڈا کی نیشنلٹی والا ان جھگڑوں میں مارا گیا ہے، اور اس کی وجہ سے کینیڈا اور جو ایران ہے اس کے بیچ ٹینشن بڑھ سکتی ہے۔ کینیڈا کی فارن منسٹر انیتا آنند ہیں، انہوں نے یہ بیان دیا ہے کہ یہ بہت ہی ایک برا معاملہ ہے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کیا ہے کہ ہم حملہ کرنا نہیں چاہتے، ہم تو جنگ کے حامی ہی نہیں ہیں، ہم حملہ نہیں کرنا چاہتے ایران پر، ہم نے بتا دیا ہے انہیں۔ مجھے یقین نہیں، میں نے پچھلے ویڈیو میں بھی کہا تھا، مجھے ٹرمپ کی اس بات کا اعتبار نہیں، وہ حملہ نہیں کریں گے، مجھے لگتا ہے وہ حملے کے لیے مہلت خرید رہے ہیں۔ لوگ سننے سے پہلے کمنٹ کرتے ہیں، میں پھر کہہ دے رہا ہوں، مجھے نہیں یقین ہے۔ دوسری بات یہ کہ عرب ممالک نے، یہ خبر ہے کہ عرب ممالک نے مل کر ڈونلڈ ٹرمپ کو کنونس کیا ہے کہ آپ ایران پر حملہ مت کریے، یہ ہمارے ان کے انٹرسٹ کے لیے ٹھیک نہیں ہوگا، پورے ریجن کے انٹرسٹ کے لیے ٹھیک نہیں ہوگا۔ اور ٹرمپ اس وجہ سے بھی رکے ہیں کیونکہ ایران نے کلیئر کر دیا ہے کہ ہم کسی پروٹیسٹر کو پھانسی نہیں دینے جا رہے، کسی کو مارنے نہیں جا رہے۔ عربوں کو بھی ڈچ کیا جا سکتا ہے اور باقی لوگوں کو بھی۔ مجھے لگتا ہے ٹرمپ ہمیشہ سرپرائز کرتے ہیں، کب کر دیں پتہ نہیں۔ بہت بہت شکریہ، سلامت رہیے، خوش رہیے۔